गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का इतिहास की कक्षा में स्वागत है। हम 11th चैप्टर पाथ्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन का भाग 8 पढ़ रहे हैं, जिसमें आज के हमारे सब टॉपिक्स रहेंगे द्वितीय अफीम युद्ध, उसके कारण, पिकिंग की संधि, तीन की संधि और द्वितीय अफीम युद्ध के परिणाम। अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से प्रथम अफीम युद्ध जो कि अंग्रेजों और चीनियों के बीच में हुआ, चीन और इंग्लैंड के बीच में प्रथम अफीम युद्ध हुआ। इसका मुख्य कारण अफीम का व्यापार था। इस युद्ध के पश्चात चीन इस युद्ध में लगभग पराजित हो गया था और उसे नानकिन की संधि करना पड़ी थी इंग्लैंड के साथ। इस संधि के अनुसार बहुत सारी सुविधाएं इंग्लैंड को प्राप्त हो गई थी और यहाँ तक कि इंग्लैंड को अफीम का व्यापार करने के अधिकार भी प्राप्त हो गए थे। अफीम का व्यापार उसको चीन के साथ जो व्यापार होना था अफीम का इंग्लैंड के द्वारा, उस व्यापार को करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। क्योंकि अफीम का व्यापार बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया था, इसलिए जो चीन के नागरिक थे वो अफीम की लत में डूब गए थे, जिसके कारण जो युवा पीढ़ी थी चीन की, वो कुल मिलाकर जो है वो नशे की गंदी आदत में पड़ गई थी। और अब चीन की सरकार ये चाहती थी कि अफीम का व्यापार जो है वो बंद किया जाए चीन के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा, क्योंकि इंग्लैंड को इससे बहुत ज़्यादा फायदा, अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा फायदा होता था और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अफीम का व्यापार बंद हो। तो यही कारण, और इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण रहे जिसके कारण द्वितीय अफीम युद्ध हुआ। तो आज हम द्वितीय अफीम युद्ध, उसके कारण, पिकिंग की संधि, तीन की संधि और उसके परिणाम जो निकले उसके बारे में पढ़ेंगे। ये प्रश्न एग्जामिनेशन में अलग अलग टाइप से पूछ लिया जाता है। कई बार पिकिंग की संधि से क्या अभिप्राय है, तीन की संधि से क्या अभिप्राय है, या द्वितीय अफीम युद्ध के कारण या परिणाम, इस प्रकार से अलग अलग तरह से प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो मैंने नोट्स आप लोगों के लिए बना दिए हैं। आप लोगों ने ये नोट्स भी इस वीडियो में जो मैंने बनाए हैं उनको अपनी कॉपी पे उतार लेना है ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं द्वितीय अफीम युद्ध के कारण। द्वितीय अफीम युद्धों की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नानकिन की संधि के अनुसार बहुत सारी यूरोपीय शक्तियों को अनेक सुविधाएं प्राप्त हो गई थी, लेकिन वो और ज़्यादा सुविधाएं चीन में प्राप्त करना चाहते थे। और जब उन्होंने इसके लिए एफर्ट किए तो दोनों देशों के बीच, और केवल इंग्लैंड ही नहीं बल्कि यूरोपीय देश जैसे फ्रांस और भी जर्मनी, इन देशों के संबंध चीन के साथ बिगड़ गए और अंत में फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर चीन के ऊपर द्वितीय जो अफीम युद्ध था वो आरंभ हो गया था। इसके जो महत्वपूर्ण कारण है उनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अफीम के व्यापार में वृद्धि। अफीम के व्यापार में वृद्धि, जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को कि प्रथम विश्व युद्ध प्रथम अफीम युद्ध जो हुआ था उसका मुख्य कारण अफीम का व्यापार था, लेकिन अब ये व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इंग्लैंड के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा चीन में बहुत सारी संधियाँ हुई जिसके कारण बहुत सारे सुविधाएं अंग्रेजों को प्राप्त हुई। लेकिन अगर हम बात करें अफीम की तो 1842 ईस्वी में 33,000 अफीम की पेटियां चीन में आती थी। 33,000। हालांकि उससे पहले हमने पढ़ा था कि बहुत कम अफीम चीन में आती थी और चीन के लोगों को हार्डली पता था कि अफीम होती क्या है। बहुत दवाई के रूप में वो यूज़ करते थे, लेकिन अब चीन के लोग इसके आदी हो गए थे और 1850 ईस्वी तक इनकी संख्या 52,000 हो गई थी। इनकी पेटियों की संख्या जो है 52,000 हो गई थी। और इसके कारण चीन की युवा पीढ़ी, मैंने पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही थी और चीन की सरकार ये चाहती थी कि इस व्यापार को रोका जाए। और इंग्लैंड या अंग्रेज बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इस व्यापार को रोका जाए। उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता था, व्यापार से बहुत ज़्यादा फायदा उनको होता था। तो अफीम के व्यापार में वृद्धि एक बड़ा कारण था अफीम युद्ध का। दूसरा जो इसका कारण रहा है चीनियों के साथ विदेशों में दुर्व्यवहार। चीनियों के साथ विदेशों में दुर्व्यवहार की अगर हम बात करें तो प्रथम अफीम युद्ध के बाद या उससे पहले भी बहुत सारे चीनियों को यूरोप
यूरोपीय देशों में जो गरीब चीनी लोग थे उनको यूरोपीय देशों में नौकरी के बहाने ले जाया जाता था, नौकरी उनको दी भी जाती थी वहाँ पे, ऐसा नहीं था। और साथ में ही इसके बाद फिर चीन के अलावा बहुत सारे और देशों जैसे क्यूबा, पेरू, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इन चीनियों को भेजा जाता था, लेकिन उनके साथ वहाँ पे व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता था, दुर्व्यवहार किया जाता था। और चीन की सरकार, अगर हम बात करें चीन की सरकार की, तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी अपने युवाओं के प्रति। तो पहले तो इन चीनियों को जो है वो उनकी मर्जी से ले जाया जाता था, लेकिन बाद में ज़बरदस्ती उन्हें इन विदेशों में भेजा जाने लगा। तो इस इनके व्यवहार से जो चीन की सरकार थी वो दुखी थी, और ये भी एक बड़ा कारण बना द्वितीय अफीम युद्ध का। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इस युद्ध का वो था अधिकारों का दुरुपयोग। मैंने पहले आपको बोला कि नानकिन की संधि और बहुत सारी और संधियों के द्वारा, जैसे हुईबो की संधि हुई 1843 में, और इन संधियों के द्वारा अंग्रेजों को बहुत सारे सुविधाएं प्राप्त हुई, लेकिन इन सुविधाओं का अंग्रेजों ने दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया था। चीन की सरकार बहुत दुर्बल थी, कमज़ोर थी, वो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी अंग्रेज इन अधिकारों का दुरुपयोग करते थे। और यूरोपीय इन्हीं अधिकारों में एक अधिकार था कि यूरोपियों द्वारा अपराध करने पर मुकदमा केवल, अगर कोई यूरोपीय अपराध करता था तो उस पर मुकदमा केवल यूरोपीय अदालत में चलाए जाने की व्यवस्था थी, परंतु अधिकतर जो अपराधी थे उनको छोड़ दिया जाता था, क्योंकि यूरोपीय नहीं, कभी भी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता कि उसके किसी अपने को जो है वो सजा मिले। ये क्या करते थे अंग्रेज या जो यूरोपीय थे, वो चीनियों के साथ अपराध करते, या इनको मार देते थे या कुछ हत्या कर देते थे, तो मुकदमा कहाँ चलता था? यूरोपीय अदालत में, और मैक्सिमम को छोड़ दिया जाता था। तो चीन की सरकार इस बात से बहुत दुखी थी, क्योंकि चीन के लोग भी बहुत दुखी थे कि ये किस प्रकार की संधि है। तो ये एक बड़ा कारण बना द्वितीय अफीम युद्ध का, अधिकारों का दुरुपयोग करना अंग्रेजों के द्वारा। फोर्थ जो पॉइंट है इसमें वो है कैथोलिक प्रचारक की हत्या। एक फ्रांस के कैथोलिक प्रचारक थे। कैथोलिक आप लोगों को पता होना चाहिए कि ईसाई धर्म का एक बहुत बड़ा संप्रदाय है। ईसाई धर्म दो भागों में बंटा हुआ है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ये आपने 6, 7, 8वें चैप्टर में पढ़ा होगा। तो फ्रांस के जो कैथोलिक प्रचारक थे अगस्ते चैप्डेलेन, ये द्वितीय अफीम, इनकी हत्या जो थी द्वितीय अफीम युद्ध का महत्वपूर्ण कारण बनी, क्योंकि ये कैथोलिक धर्म का, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए चीन के अंदर गए, चीन के गांव में, शहरों में गए। तो चीनियों ने उसका विरोध किया, क्योंकि एक संधि हुई थी जिसके अनुसार ये निर्णय लिया था कि कोई भी ईसाई प्रचारक ईसाई धर्म का प्रचार नहीं करेगा चीन में। लेकिन जो ये कैथोलिक प्रचारक थे अगस्ते चैप्डेलेन, इन्होंने प्रचार करना आरंभ कर दिया, और यही कारण हुआ कि चीनियों ने विरोध किया, उनके ऊपर जो है मुकदमा चलाया, उन्हें मृत्युदंड दे दिया, उनकी मौत हो गई, मार दिया, डाला गया, उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। फ्रांस की सरकार से बहुत दुखी हुई, उन्होंने कैथोलिक प्रचारक जो थे उनकी मृत्यु के बदले जो है मुआवजा मांगा, लेकिन चीन की सरकार ने उसको देने से मना कर दिया। और फ्रांस ने भी मन मिला दिया कि वो अंग्रेजों के साथ, इंग्लैंड के साथ मिलकर जो है चीन को सबक सिखाएगा। तो ये एक बड़ा कारण ये बना कैथोलिक प्रचार की हत्या द्वितीय अफीम युद्ध का। तत्कालिक कारण जो इस युद्ध का था वो था लोचा एरो घटना। एक जहाज था जो 8 अक्टूबर 1856 ईस्वी को जिसको चीनी अधिकारियों ने पकड़ लिया था। इस जहाज को, लोचा एरो नामक जहाज था जिसको चीनी अधिकारियों ने पकड़ लिया था। हालांकि ये जहाज एक चीनी का था, चीनी एक व्यापारी था उसका था, लेकिन इस जहाज पर ब्रिटिश झंडा लगा हुआ था, अंग्रेजों का झंडा लगा हुआ था। तो हैरी पाकर नामक अंग्रेज अधिकारी ने चीन की इस कार्रवाई की निंदा की। उसने निंदा इसलिए नहीं की कि इस जहाज को पकड़ा गया, बल्कि इसलिए की कि इस जहाज के ऊपर अंग्रेजों का झंडा लगा हुआ था, और ऐसे में चीनियों के द्वारा इसको पकड़ना अंग्रेजों के अनुसार गलत था। तो हैरी पाकर ने इसकी निंदा की, और जो बंदी बनाए गए थे इस जहाज में, जो नाविक थे, उनको छोड़ने की बात की गई। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। हालांकि चीनियों ने छोड़ दिए, वो 12 नाविकों को छोड़ दिया, लेकिन अब अंग्रेज चाहते थे युद्ध। तो उन्होंने बहाना लगाया कि और जो शर्तें थी वो नहीं मान रहा है चीन, तो उन्होंने चीन के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो ये
कॉजेज रहे हैं द्वितीय अफीम युद्ध में, जिसमें सबसे पहला अगर हम बात करें अफीम के व्यापार में वृद्धि, नंबर 2 चीनियों के साथ विदेशों में दुर्व्यवहार, ये हमने बात की अभी। पहला है अफीम के व्यापार में वृद्धि, दूसरा है चीनियों के साथ विदेशों में दुर्व्यवहार, तीसरा अधिकारों का दुरुपयोग, अंग्रेजों के द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग करना, चौथा कैथोलिक प्रचारक की हत्या, एंड द फिफ्थ वन इज तात्कालिकान लोचा एरो नामक जहाज, जो कि एक चीनी व्यापारी था लेकिन इस पर ब्रिटिश झंडा लगा हुआ था और चीनियों ने इसको पकड़ा, तो अंग्रेजों ने इसका विरोध किया कि क्यों पकड़ा और इसको छोड़ने के लिए कहा। हालांकि चीनियों ने इसे छोड़ दिया, लेकिन वो युद्ध चाहते थे, इंग्लैंड युद्ध, अंग्रेज युद्ध चाहते थे, तो उन्होंने बोला कि और मांगे उन्होंने रख दी। तो एट द एंड ऑफ द डे द्वितीय अफीम युद्ध आरंभ हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस युद्ध में चीन जो है वो पूरी तरह उसको अर्थव्यवस्था, उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, बहुत ज़्यादा नुकसान उसे हुआ और दोनों देशों के बीच 3 की संधि हुई 26 जून 1858 ईस्वी को। यहाँ पे मैंने 1258 टाइप हो गया, तो आप लोगों ने इसको 1858 कर लेना है। ठीक है, 1858 ईस्वी को 3 की संधि, यहाँ पे आप लोगों ने 1858 करना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोगों ने ये कर लेना है। 1858 ईस्वी को चीन तथा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, क्योंकि फ्रांस भी इन्वॉल्व था कैथोलिक प्रचारक की हत्या के बाद, तो इन तीनों के बीच में ये संधि हुई। इस संधि के अनुसार चीन की 11 बंदरगाहों को विदेशी व्यापार के लिए खोल दिया। 11 बंदरगाहें विदेशी व्यापार, क्योंकि अब चीन हार चुका था इस युद्ध में कुल मिलाकर, तो अब उसे यूरोपियों की जो मांगी थी वो मानना पड़ी। 11 बंदरगाहें उसने अपनी दी विदेशियों को व्यापार करने के लिए। अफीम के व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी गई। अफीम के व्यापार को वैध मान लिया गया, वैध घोषित कर दिया, अब इसे गैर कानूनी नहीं माना गया। पहले भी हालांकि प्रथम अफीम युद्ध के बाद भी बात हुई, लेकिन अब इसको जो है वो वैध घोषित कर दिया। चीन की यगत्सी नदी में पश्चिम देशों के जहाजों को आने जाने की अनुमति प्रदान हो गई। ये भी एक बड़ा सफलता प्राप्त हुई अंग्रेजों को। और चीनी राजदूत, चीन में जो है राजदूत नियुक्त करने की अनुमति प्रदान हुई और ईसाइयों को ईसाई धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जो कि सबसे बड़ी सफलता रही द्वितीय अफीम युद्ध की। ठीक है, ये 3 की संधि की शर्तें थी, लेकिन ये संधि की शर्तें मानने से इनकार किया चीन ने संधि की शर्तें मानने कुछ ही दिनों के बाद इनकार कर दिया, तो द्वितीय अफीम युद्ध फिर से आरंभ हो गया। ठीक है, द्वितीय अफीम युद्ध पुनः आरंभ हुआ, लेकिन क्योंकि चीन एक कमज़ोर सेना थी और फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर जो पीकिंग था, पीकिंग पर अधिकार कर लिया, है ना। और एट द एंड ऑफ द डे फिर पीकिंग की संधि जो हुई दोनों तीनों के बीच में, तो पीकिंग की संधि की शर्तें क्या थी। सबसे पहले हम बात करें पीकिंग की संधि की शर्तें। अक्टूबर 1860 ईस्वी में चीन, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, जैसे मैंने पहले बताया आप लोगों को, ये संधि हुई। और इस संधि की शर्तों की अगर हम बात करें, सबसे पहले अफीम के व्यापार को वैध मान लिया, पहले भी मान लिया गया था 3 की संधि के बाद, लेकिन चीन ने क्योंकि उसे मानने से मना कर दिया, इसलिए फिर से ये संधि जो पीकिंग की से वैध मान लिया गया अफीम के व्यापार को। अब 11 की जगह 16 बंदरगाहें खोल दी गई चीन में विदेशियों से व्यापार करने के लिए। इसके बाद पीकिंग में अंग्रेज राजदूत रखने की बात की गई और क्षतिपूर्ति के रूप में, अब युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में $8 मिलियन इंग्लैंड और फ्रांस को देने की बात चीन ने स्वीकारी। तो कुल मिलाकर अब चीन की स्थिति जो है बहुत खराब हो गई। पीकिंग की संधि के बहुत सारे परिणाम निकले। इन परिणामों की अगर हम बात करें, द्वितीय अफीम युद्ध के परिणाम, इस सबसे पहले चीन के सम्मान को बहुत ज़्यादा धक्का लगा। चीन की सरकार की जो कार्यप्रणाली थी, सैनिक दुर्बलता थी, सबके सामने वो उजागर हो गई। चीन की अर्थव्यवस्था बुरे तरीके से कमज़ोर हो गई। चीन में ईसाई धर्म का प्रचार आरंभ हो गया, जैसा कि हमने पहले बात की। अफीम युद्ध के पश्चात साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन मिला। अब जो यूरोपीय देश थे उनको लग गया पता कि अब चीन इतना शक्तिशाली देश नहीं रहा है, उस पर वहाँ सुविधाएं प्राप्त करनी चाहिए, तो उन्होंने उसके लिए एफर्ट आरंभ कर दिए। और चीन में इस युद्ध के पश्चात कुछ सुधार आंदोलन भी आरंभ हुए। सुधार आंदोलनों के लिए बात की गई कि चीन के जो शासक है वो लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़े इम्पैक्ट जो है वो चीन के ऊपर पड़े, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ में जो नोट्स हैं उनको भी आप
लिख लें कॉपी पे और लर्न करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस